हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो मैं पढ़ाने वाली हूँ लिटरेरी टर्म्स। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आने में आपको नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और लिटरेचर की जो सीरीज चल रही थी, लिटरेचर में मैंने सबसे पहले रेनेसा डाला था। रेनेसा के 2 पार्ट्स डाले थे। फिर उसके बाद मैंने प्यूरिटन और रिफॉर्मेशन प्यूरिटन एज के बारे में बताया था, जॉन मिल्टन के वर्क्स बताए थे, और उसके बाद मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था। आज मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं लिटरेरी टर्म्स करवा रही हूँ। लिटरेरी टर्म्स भी लिटरेचर का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितने की राइटर्स है या जितने की हिस्ट्री है, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स वो होती हैं जो आपको लिटरेचर को समझने में आसानी करती हैं। आप अगर लिटरेरी टर्म्स जानते हैं, आप रट रहे हैं, तो आप लिटरेचर को कभी एंजॉय नहीं करेंगे। और अगर आप लिटरेचर को एंजॉय नहीं करेंगे, उसे केवल एक जो है एक बहुत बोरिंग सी चीज समझ के पढ़ेंगे, तो हो सकता है वो जो आप पढ़ रहे हैं वो भूल जाए। इसीलिए लिटरेचर को पढ़ते समय उसकी टर्म्स जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे पोएटिक जस्टिस, अगर मैंने आपको बोला, अगर आपको यही नहीं पता कि पोएटिक जस्टिस क्या, केवल आपने ये याद कर लिया ये टर्म कॉइन किसने करी थी, तो उससे जरूरी नहीं है वो लंबे समय तक याद रहे। हाँ, अगर लेकिन उसको एक समझ के करते हैं तो वो चीजें बहुत आराम से होती हैं। चलिए अब मैं आप लोगों का लिटरेचर में लिटरेरी टर्म स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें पीछे पहले से ही लिख रखा है, ये है मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेनेसांस जब आया था, और रेनेसांस के आने के बाद जब इंग्लैंड में आया था रेनेसांस, अर्ली रेनेसांस 14 जो है 85 से जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो प्लेस थे वो फुल फ्लरिश जो हुए थे वो क्वीन एलिजाबेथ के समय में हुए थे। ऐसा नहीं है प्लेस उससे पहले नहीं होते थे, लेकिन वो क्यों होते थे इसके बारे में बता रही हूँ। पहले लोगों को जो है पोप की अथॉरिटी लोगों पर बहुत ज्यादा थी। लोगों को चर्च से बांधे रखने के लिए चर्च अथॉरिटीज ने अपने ही प्रांगण में जो है वो प्लेज करवाने शुरू करे, जिससे लोगों को एंटरटेनिंग वे में बाइबल के बारे में, एंटरटेनिंग वे में क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जा सके। तो सबसे पहले आए मिरेकल प्लेज। ये 15th सेंचुरी के प्लेज है। मिरेकल प्लेज आए सबसे पहले। मिरेकल प्लेज जो थे ये संतों की कहानियों और उनके चमत्कारों के बारे में बताया करते थे। ये प्लेज के आने से पहले, एलिजाबेथन ड्रामा के आने से, इन्होंने बेस तैयार किया था इन प्लेज में। तो मिरेकल प्लेज जो थे वो लाइट्स और बताते थे किसकी, सेंट्स की, सन्यासियों की, संतों की। फिर आए मिस्ट्री प्लेज। मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज आए जो कि बताते थे कहानियां बाइबल की। बाद में आए मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज वो हुआ करते थे जो एलिगोरिकल प्ले होते। देखिए, वाइसेस एंड वर्च्यूज के बारे में बताते थे। ये एलिगोरिकल प्लेज होते थे। एलिगोरिकल का मतलब होता है कि जिसमें कैरेक्टर्स के माध्यम से संदेश दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एलिगरी। यानी कि ऊपरी कहानी कुछ और अंदर जो है संदेश कुछ और दिया जाता है, उसे एलिगरी कहा जाता है। जैसे आपने जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म जो है उसके बारे में आपने अगर पढ़ा हो, तो जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म में उसने दिखाया है कि पिग्स जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट, और फिर पिग्स ही ह्यूमन बींग्स में धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाते। तो ये रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया था। तो ये एक एलिगरी थी जिसके माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया गया था। तो जो मोरालिटी प्लेज होते थे उसमें जैसे किसी कैरेक्टर को जो है वो गुड बना दिया, किसी कैरेक्टर को बैड बना दिया, तो इनका नाम ये दे दिया। तो इससे पता कि अगर मिस्टर गुड ये काम, मिस्टर गुडमैन ये काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, मिस्टर बैडमैन ये काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। इस तरीके से जिसमें एक अंतर्निहित मीनिंग दिया होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मोरालिटी प्लेज। अब इन प्लेज के बीच में लोग बोर ना हो, लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, तो इंटरल्यूड्स है। ये इंटरल्यूड बीच में आते थे, लेकिन बाद में ये अपनी एक अलग इन्होंने पहचान बना ली। और इंटरल्यूड जो है, इंटरल्यूड बनाए इसलिए गए थे लोगों को एक रिलीफ देने के लिए कि वो जो है इन चीजों से बोर ना हो।
बाद में इंटरल्यूड अपने आप में इन्हीं प्लेस की तरह वो भी एक अलग ही जो है वो एक जानरा हो गया। और इसमें इंटरल्यूड में सबसे फेमस जो प्ले है वो है हेवुड का 4 पीस, जिसमें ये नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये सीक्वेंस क्या है। तो ये है पार्टनर, पामर, पोथेकेरी एंड पेडलर। ये 4 लोगों की 4 पीस यानी कि 4 लोगों की कहानी है। पार्टनर, पामर, पोथेकेरी एंड पेडलर, ये 4 लोगों की कहानी पे ये कॉमिक प्लेज हुआ करते थे। तो आप ये देखिए, मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेज। तो ये पहला जो लिटरेरी टर्म है वो मैंने आपके सामने करवा दिया, आप लोग देख लीजिए। मैं हट जाती हूँ और उसके बाद में आगे दूसरी लिटरेरी टर्म आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म पे चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म जो है वो है आपकी पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी के बारे में समझिए। ये टर्म कॉइन करी गई थी जॉन रस्किन के द्वारा। This term was coined by John Ruskin in 1856, यानी कि 17th सेंचुरी में, और सॉरी 19th सेंचुरी में। अब इसमें एक्चुअली इसमें जो पैथेटिक फैलेसी का है, इसका मतलब ये था कि जब हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स दे देते हैं तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। रस्किन ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर हमें कहते हैं कि पैथेटिक फैलेसी है कि अगर उसमें इस एग्जांपल में मैं आपको पैथेटिक फैलेसी दूं कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान दुखी और बारिश हो गई तो कह रहा है कि आज आसमान भी रो रहा है, तो आप आसमान को ह्यूमन फीलिंग्स दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी। तो जो है जब कभी एक नॉन लिविंग थिंग को, एक नेचर की थिंग्स को, नेचर के ऑब्जेक्ट्स को जब ह्यूमन बीइंग्स के, ह्यूमन फीलिंग्स के साथ दिखाया जाता है तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन एक बस एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक सतही तौर पे जो है जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स एट्रीब्यूट कर दी जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। और ये टर्म किसने दी थी? जॉन रस्किन ने। जैसे मैंने ये कहा कि इफ समवन इज वीपिंग एंड इट्स रेन सडनली, तो इट मीन्स कि वो अगर अपने दुख को उस रेन से कनेक्ट कर देता है, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। ये हुई आपकी पैथेटिक फैलेसी टर्म। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं, नेक्स्ट टर्म इज पोएटिक जस्टिस। अब ये पोएटिक जस्टिस जो टर्म है ये टॉमस राइमर ने दी थी। और ये टर्म क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। इस टर्म में 17th सेंचुरी का है ये, और इसमें पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है, ये ट्रेजेडी के लिए पोएटिक जस्टिस है, बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा हो। अंत में जब बुरे व्यक्ति को उसके कर्मों का नतीजा मिले और अच्छे व्यक्ति को उसका भाग्य का फल मिले, तो उसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। ये टर्म दी थी राइबर ने 17th सेंचुरी में। तो मैंने आपको बताया, प्लेस के बारे में बताया, पैथेटिक फैलेसी, पोएटिक जस्टिस, कुछ टर्म्स और करवाऊंगी। अब मैं आपको एक टर्म करा रही हूं, सैटिनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। ये एक ऑफ्ट पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रॉबर्ट साउदे ने टर्म दी थी, ठीक है। किसके लिए यूज करी थी? दिस टर्म वॉज यूज फॉर, ये एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है। दिस टर्म वॉज यूज फॉर Byron. This term was used for Byron, Shelley and Keats. तो ये टर्म रॉबर्ट साउदे ने सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री में इन 3 पोएट्स को जो है वो दिया था,
बायरन, शेले और कीट्स जो कि यंगर रोमांटिक्स भी थे, क्योंकि उसका यह मानना था कि इनकी कविताओं पे सैटर्न यानी कि शैतान का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सैटर्न, दैट इज व्हाई ही कॉइन्ड दिस, ही गेव दिस नेम, ही जस्ट जनरेटेड दिस टर्म, दिस डेरोगेटरी टर्म फॉर these three poets। उसका कहना था कि ये बायरन, शेले और जो कीट्स हैं इनके ऊपर सैटर्न है, यानी कि सैटर्न इज शैतान। तो सैटर्न का उनकी पोएम्स पे सैटर्न का काफी इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ये जो नियम कानून थे उनको फॉलो नहीं करते थे। अगर आपने शेले को पढ़ा होगा तो शेले का यह मानना था वट एवर इज ब्यूटिफुल इज फॉर लव। So Shelley did not believe in typical marriage, and they believed actually they did not believe in any set form of rituals। तो इसीलिए इनको लगता था कि जो रीति रिवाज को नहीं मानता है, जो उसको नहीं है, तो इनके ऊपर किसका इम्पैक्ट है? सैटर्न का इम्पैक्ट है। इसीलिए टर्म दिया था रॉबर्ट साउदे ने, और बायरन, शेले और कीट्स के लिए ये यूज किया गया था। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, मेरा बोर्ड यहीं तक का है, तो मैं इसको मिटा के फिर ही आपको आगे की टर्म्स जो है वो बताऊंगी। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हालांकि मैं अभी ये बोलती रहती हूँ, आपको समझ में आ गया तो वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म कराती हूँ आपको। Heroic couplet two lines in iambic pentameter। एक्चुअली इसे हीरोइक कपलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है हीरोइक कपलेट एपिक्स में यूज हुआ करता था, इसलिए इसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। कपलेट मतलब होता है दो लाइन का, दोहा जिसे कहते हैं। दो लाइन का जो स्टेंजा होगा उसको क्या कहा जाता है? हीरोइक कपलेट जो है वो बोला गया। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अब ये देखिए मीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट। 5 फीट मतलब होता है 10 सिलेबल्स। इसकी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आयम्बिक। और आयम्बिक का मतलब होता है कि अनस्ट्रेस्ड, पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, और इसे आयम्बिक कहते हैं। और पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट 10 सिलेबल्स इज कॉल्ड पेंटामीटर। तो हीरोइक कपलेट इसे कहा जाता है। इसको मैं मिटा देती हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। या मैं आपको करवा रही हूँ, ये एक टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, थ्रेनडी और मोनोडी। आप इसके बारे में समझिए, थ्रेनडी और मोनोडी के बारे में समझिए। ये डायर्ज होते हैं, यानी कि ये डायर्ज होते हैं, मृत्यु विलाप सॉन्ग होते हैं, मृत्यु सॉन्ग होते हैं, दुखद सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें एक ही स्पीकर जो है वो बोलता है। तो थ्रेनडी और मोनोडी, इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं दे देती हूँ। मिल्टन का जो लाइसिडास है, एलिजी है मिल्टन्स लाइसिडास, ये आपका इसी में ही आता है। और आर्नल्ड का है थायरसिस, है, ये आपकी एलिजीज भी हैं। इन्हें थ्रेनडी और मोनोडी, थ्रेनडी और मोनोडी का मतलब होता है एक इमोशन, एक डायर्ज विलाप सॉन्ग जो होते हैं जिसमें एक ही नरेटर होता है, एक ही स्पीकर होता है, उसे थ्रेनडी या मोनोडी जो है वो कहा जाता है।
अब आप आई होप कि आपको इतने लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो पसंद आए होंगे, और मैं बीच बीच में आपका लिटरेरी टर्म्स और जितने भी लिटरेचर से संबंधित चीज़ें हैं उनके वीडियोस बनाती रहूंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात और करना चाहती हूँ कि कई लोगों ने हमारे ऐप को डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड करा है। जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है उसमें कि आपने ऐप किस चीज़ के लिए डाउनलोड करा है। अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे लिए भी सुविधा रहेगी कि हम आपको उस पर्टिकुलर बैच में ऐड कर देंगे। देखिए, ये जो ऐप है इंग्लिश सूत्रा का, ये ऐप एक ये मानिए कि क्लासरूम में जाने का एक जरिया है। ये क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम है, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है इंग्लिश सूत्रा वो मेरठ में है। मेरठ तक जो सभी और लोग भी जो पढ़ना चाहते हैं, जो दूर दराज के हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो हम ये ऑनलाइन भी, वैसे भी इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं, तो जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये वर्चुअल क्लासरूम है। ये केवल एक गेट है जिसे खोलकर आप क्लासरूम में आ जाते हैं। अगर आप ये सोचे कि इसमें आपको जो है काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा या ये कुछ इस तरीके का है कि इस पे नोट्स पड़े हुए होंगे, तो नहीं, आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि इसमें आपको नोट्स या इस तरीके की कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। नोट्स फ्री मटेरियल डला हुआ है, काफी फ्री मटेरियल डला हुआ है, लेकिन सिर्फ ग्रामर का, और वो भी पीडीएफ्स पड़ी हुई है। हमारे पास जो बैचेस हैं, ग्रामर का है, डिस्क्रिप्टिव का है और लिटरेचर का है। जैसे ही स्टूडेंट हमें बताता है कि हमसे किस बैच में ऐड होना है, हम बैच में ऐड कर देते हैं। अब मैं आगे की बात बताती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, बैच में ऐड हो गए हैं, लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किसी कारणवश वो लाइव क्लास नहीं ले पाते, उस समय नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अगर वो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोगों को वो लेक्चर्स लाइव क्लास का रिकॉर्ड होके उसमें पड़ा रहता है। अब ये नहीं पता उसे देखे कैसे, तो मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आपको उसे देखना कैसे है। सबसे पहले आप बैच पे क्लिक कीजिए। किस पे क्लिक करना है? बैच पे। जब आप बैच पे क्लिक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा इंग्लिश लिटरेचर, आप उसे क्लिक कीजिए। ऊपर इंग्लिश लिटरेचर के लिए लिखा होगा लाइव क्लासेस। जैसे ही आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे, आपको पिछले दिन के लेक्चर्स जो हैं वो दिख जाएंगे। अभी इस बैच के डेमो चल रहे हैं। डेमो के बाद मंडे से इसमें जब एडमिशन्स होंगे तो क्लासेस इसमें रेगुलरली चलेंगी। इसमें फिर वही स्टूडेंट्स होंगे जो एडमिशन ले लेंगे। तो ये जो बैच है इसको आप देख सकते हैं। बैचेस पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश लिटरेचर पे क्लिक कीजिए, ऊपर लाइव क्लासेस पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको एक फायदा ये है कि आपकी सुविधा अनुसार वो वीडियोस उसमें डले रहते हैं, आप उसमें कभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो लोग एडमिशन ले लेंगे वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ जाएंगे और उनकी हर डाउट को हम लोग उसमें जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज मेंशन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बाद।